आदाब। तहज़ीब और तमद्दुन के अशार सुनना चाहते हैं, गज़ल और शायरी सुनना चाहते हैं तो शामिल हो जाइए इस मुशायरे में। मोहब्बत का पैगाम या किसी दिलजले की बात गौर करना चाहेंगे? बेझिझक शामिल हो जाइए हमारे साथ इस मुशायरे में। हमारा दावा है कि आप हमारी दीवानगी की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि मोहब्बत की, वफा की, दोस्ती की बात करते हैं। हम अहले दिल हमेशा जिंदगी की बात करते हैं। चलो इतना ताल्लुक तो हुआ उनसे मोहब्बत में कि अब वो भी मेरी दीवानगी की बात करते हैं। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ इस बेहद खूबसूरत मुशायरे में। जी, मैं अपने साथी अनूप भार्गव साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ मौका दिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में। ये टैगोर यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है, उन लोगों ने पिछले बरस से काम शुरू किया और एक बहुत बड़ा आर्ट एंड लिटरेचर का वहाँ पे नुमाइश की थी भोपाल के अंदर, और बहुत कामयाब रही। तो इस साल शायद इन्होंने पैंडेमिक की वजह से उसको कॉन्टिनेंटल कर दिया और इस कॉन्टिनेंट के का ठीका जो है हमारे अनूप भार्गव साहब को मिल गया। तो उन्होंने अपने दोस्तों को शामिल किया इसमें, और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमें मौका दिया। टैगोर यूनिवर्सिटी जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करके टैगोर का जो उनकी पोइट्री है या उनका जो उनके जो एसेस थे या उनकी जो म्यूजिक थी जिसमें इंसानियत का उन्होंने पैगाम दिया था, तो उसको फैलाने की हम लोग कोशिश करें, क्योंकि आर्ट एंड लिटरेचर जो है दैट्स द बेस्ट माध्यम जिसके के जरिए लोग हम इंसानी रिश्तों के नाते लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं प्लेटफॉर्म में। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। अब हम ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके दो हिस्से हैं, लेकिन एक साथ मिले हुए हैं। एक पहले हिस्से में हम एक लेक्चर होगा, 10 मिनट की टॉक होगी, और दूसरे हिस्से में पोएट्री। लेकिन दोनों सेशन के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल आनंद से दरख्वास्त करूंगा कि इसको प्रिजाइड ओवर करें। डॉक्टर आनंद साहब का इंट्रोडक्शन की उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो लफ्ज़ ये कह दूं कि ये 4 ज़बानों में शायरी करते हैं। उनको हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में और उर्दू में, लेकिन इनकी सबसे बड़ी महबूबा जो है वो उर्दू है। डॉक्टर आनंद ने उसमें तकरीबन 700 के करीब पोएम्स लिख दिए हैं, शायद किसी और पोएट का रिकॉर्ड नहीं होगा इतना बड़ा, और बहुत सारे तजर्बे किए हैं जिसमें पूरा लेक्चर इन्हीं के ऊपर हो जाएगा। तो एक लिटरेचर की इस वक्त बहुत बड़ी हस्तियों में से शुमार होता है, ही हैज इंटरनेशनल रिकग्निशन। तो प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं डॉक्टर मोअज्जम साहब की पहले टॉक होगी। वो टॉपिक उनका है उर्दू हिंदी मुश्तरक तहजीब और सेकुलर वर्सा। तो यानी साझी जो हमारी तहजीब है और जो सेकुलर हमको वर्सा मिला है, विरासत जो है, उसके ऊपर मोअज्जम साहब बात करेंगे। मोअज्जम साहब जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो फारसी के पोएट थे हमारे बेदिल साहब, बेदिल अजीमाबादी पे इन्होंने पीएचडी की, 2-3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। उसके बाद मोअज्जम साहब यहाँ आ गए थे वॉइस ऑफ अमेरिका में, और पहले वो डिप्टी डायरेक्टर थे मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज की लैंग्वेजेस के। उसके बाद वो आ गए थे सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशियन लैंग्वेजेस को। सारी लैंग्वेजेस को इन्होंने लपेट रखा था, और इनको उनके इंटर कनेक्शंस इन इंट्रिकेसीज का पूरा पता है। और हमारे शहर में है, हम लोगों के लिए नेमत है, बिकॉज वी कंसीडर हिम एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, चाहे वो म्यूजिक हो या एक कि आपको सूफीज्म हो या लिटरेचर में पोएट्स हों। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हैं, और हम ये बहुत हर हफ्ते में 3-3 घंटे का लेक्चर देते रहते हैं। तो आइए 10 मिनट की बात जो है मोअज्जम साहब से सुनते हैं। मोअज्जम साहब, डॉक्टर मोअज्जम सिद्दीकी। शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला। डॉक्टर आनंद, आपकी इजाज़त के साथ वो ख़वातीन हज़रात और श्रोताओं, तो आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अब्दुल्ला ने बताया उसके बारे में आपको। असल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट या बर्रे सगीर जो है, उसमें
तहजीब और तमद्दुन हज़ारों साल से जारी व सारी रहा है। और सबसे पहले जिसके बारे में हमको पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनकी अपनी बहुत पुरानी ज़बान थी। उसके बाद आर्यन सिविलाइजेशन आई, उनकी अपनी ज़बान संस्कृत, और उसके साथ कई प्राकृत ज़बानें थी। और उसके बाद फिर जब मुसलमान आए हिंदुस्तान, तो वो अपने साथ फ़ारसी और तुर्की लाए, और फ़ारसी और तुर्की का इंटरेक्शन या मिलाप जो है वो पंजाब के क्षेत्र में, जहाँ पे उस वक्त ओल्ड पंजाबी बोली जाती थी, उससे हुआ। और इस तरह इन ज़बानों के कल्चरेशन और मिलाप से एक नई ज़बान का बीज पंजाब की ज़मीन में बोया गया। और फिर पंजाब के बाद जब राजधानी कैपिटल दिल्ली बन गया, तो ये डेवलपिंग ज़बान जो है वो दिल्ली आई। और दिल्ली में जो ज़बानें थी, दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, जिनको कलेक्टिवली हम हिंदी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं, जिनमें अवधी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी और हरियाणी, राजस्थानी, तो ये सब भाषाएं जो हैं, इनके मेल से, इनके मिलाप से, और इसमें खड़ी बोली का सिंटैक्स, उसकी ग्रामर, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनी, जो डेवलपिंग लैंग्वेज थी। और उसमें इन तमाम भाषाओं के, ब्रिज भाषा के, अवधी के और हरियाणी के और राजस्थानी के तमाम शब्द इसमें सम्मिलित हो गए, और इस तरह एक नई ज़बान ने जन्म लिया। और इसको कई नाम से याद किया गया। सबसे पहले तो इसको हिंदी कहा गया, क्योंकि हिंदी एक अरबी और फारसी का लफ्ज़ है, और जो बाहर से लोग आए थे, इन्वेडर्स, तो वो हर ज़बान को हिंदी कहते थे। और फिर उसके बाद दिल्ली में अमीर खुसरो ने इसको हिंदवी का नाम दिया, क्योंकि अमीर खुसरो जो थे, उनकी वालदा वो पटियाली ज़िले की रहने वाली थी, और वहाँ की ज़बान जो है ब्रिज भाषा थी। तो एक तरह से अमीर खुसरो की मातृभाषा या मादरी ज़बान जो है वो ब्रिज भाषा थी। फिर अमीर खुसरो जो है दिल्ली गए बचपन ही में, और दिल्ली की ज़बान खड़ी बोली थी। तो इस तरह अमीर खुसरो ने इन ज़बानों को, वो हिंदी तो पहले ही कहलाती थी, उसको एक और नाम दिया हिंदवी का। और हिंदवी में अमीर खुसरो ने शायरी भी की, और एक तरह से ये उनकी, जैसा मैंने अर्ज़ किया, मातृभाषा या मादरी ज़बान थी। और लगभग उसी ज़माने में पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके थोड़े दिनों के बाद मोहम्मद तुगलक ने साउथ गुजरात और दक्षिण भारत की जो रियासतें थी, उन पे हमला किया और उनको अपने जो है सल्तनत में मिला लिया। और इस तरह ये जो डेवलपिंग लैंग्वेज थी हिंदवी, वो गुजरात और दक्षिण भारत के जो है मुल्क जो थे वहाँ पहुँची, और एक नई भाषा ने जन्म लिया। और वहाँ पे जो सूफी संत थे, उन लोगों ने इस भाषा को अपना संदेश और अपना पैगाम पहुँचाने के लिए लोगों को सूफिज़म का और भक्ति का, तो इसको मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किया, और इसमें शायरी शुरू की गुजरात में। और गुजरात के अलावा 5 मुस्लिम किंगडम्स थी, जो आजकल का जो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना का जो इलाका है, इन एरियाज़ में ये किंगडम्स थी। और वहाँ पे सूफी संतों ने शायरी शुरू की इसमें, और इसमें हिंदवी के साथ साथ जो लोकल लैंग्वेज थी उनके भी अल्फाज शामिल हो गए। तो इस तरह शायरी जो है पहले दक्षिण भारत में शुरू हुई, और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ के हवाले से हम कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। लेकिन जब हम इस रीजन की बात करते हैं, गुजरात और दक्षिणी मुल्कों की, तो हम कहेंगे गोदावरी कृष्णा कावेरी तहजीब।
तो गोदावरी कृष्णा कावेरी तहजीब में जो दखनी ज़बान थी, दखनी और गुजरात में उसको गुजरी कहा जाता था, उसने जन्म लिया। और ये जो शायरी की ट्रेडिशन है, इसने हिंदुस्तानी जो परंपरा है कविता की, जो संस्कृत से और प्राकृत भाषाओं से इसमें आई है, तो उस में शायरी की, और उसके साथ साथ जो फारसी की परंपराएं थी शायरी में और गज़ल की जो ट्रेडिशन थी वो इसमें शुरू हुई। और ये जो ट्रेडिशन थी साउथ में, गुजरात में और दक्षिणी रियासतों में पोइट्री की, वो कोई 250 पौने 300 साल तक चलती रही। और उसके बाद फिर वो 18th सेंचुरी के शुरू में दिल्ली पहुंची ये जो शायरी थी। और इसको उस ज़माने के जो सबसे बड़े शायर थे, कवि थे, वली दखनी, तो वली दखनी की शायरी दिल्ली पहुंची। और दिल्ली में एक तो अवधी और ब्रिज भाषा उस इलाके में ये लिटरेरी ज़बानें थी और उसमें शायरी होती थी, या फिर फारसी में शायरी होती थी। तो एक नई ज़बान आई और इसमें जो यंग जनरेशन थी शायरों की, उन्होंने शायरी अपनी शुरू की। और इसको जो कि दखनी के नाम से और गुजरी के नाम से जानी जाती थी इस स्टेज पे, और इससे पहले हिंदवी कहलाती थी। और जब इसमें दिल्ली में शायरी शुरू हुई तो इसको रेख्ता का नाम दिया गया। और रेख्ता में वली दखनी ने सबसे पहले, वली दखनी के स्टाइल में जो फर्स्ट जनरेशन थी पोइट्स की, मशहूर नाम उनमें जो है मीर तकी मीर, सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा मजहर जाने जानान वगैरह वगैरह, तो इन लोगों ने उसमें शायरी शुरू की। और उसी ज़माने में या उससे कुछ पहले इसी ज़बान में, जिसको नॉर्थ में हिंदवी कहा जाता था, तो हरियाणा के दो शायरों ने भी शायरी शुरू की थी। एक थे मोहम्मद अफजल अफजल, और मोहम्मद अफजल अफजल ने हिंदवी में एक 12 मासा लिखा था। 12 मासा जो कि संस्कृत जानरा है, और हर महीने के लिए एक जो है नज़म लिखी। और ये विराह की कविता थी। और इसके साथ साथ मीर जाफ़र जटल्ली ने भी हिंदवी में जो है शायरी की। और लेकिन गज़ल की शायरी जो शुरू हुई दिल्ली में, वो वली दखनी के स्टाइल पे, जिन शायरों के मैंने नाम लिए, मीर तकी मीर, सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा मजहर जाने जानान और मुख्तलिफ शायरों ने शुरू की। और इस तरह गज़ल की रिवायत का आगाज़ हुआ दिल्ली में, और फिर इसमें बड़े बड़े शायर पैदा हुए। और इसी के साथ साथ उर्दू की ख़ास चीज़ ये थी कि उर्दू का रजिस्टर, एक तो उसमें एक तरफ तो फ़ारसी मिलेगी आपको, और दूसरी तरफ ये जो ज़बानें हैं हिंदवी ग्रुप, ये इन ज़बानों के अल्फाज और इन ज़बानों में जो संस्कृत ट्रेडिशन है पोइट्री की, वो कविता लिखी जाती थी। तो एक तरफ तो गज़ल की शायरी हुई और दूसरी तरफ गीत और मुख्तलिफ इसी जानरे की शायरी शुरू हुई, जिसमें कृष्णा और राधा की ट्रेडिशन पे जो शायरी शुरू हुई, विराह की शायरी, वो भी बहुत पॉपुलर हुई। तो इस तरह इसका जो स्पेक्ट्रम था हिंदी और उर्दू का, ये जो है इसने काफ़ी अरसे तक बहुत उम्दा तरीके से शायरी शुरू की, जिसमें जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, शायरी फ़ारसी से गज़ल की ट्रेडिशन आई, और हिंदी से, हिंदी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से विराह की पोइट्री, गीत, और 12 मासा का मैंने जिक्र किया, और भी मुख्तलिफ जानरास जो संस्कृत और प्राकृत ज़बानों से आए थे, वो इसमें समा गए। और ये पहले तो दिल्ली में रही, दिल्ली के बाद फिर लखनऊ गई। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि साउथ से आई थी और दखनी कहलाई, दिल्ली में रही। और दिल्ली जब नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली में तबाही आई, तो दिल्ली से ये लखनऊ गई। लखनऊ में भी ये कोई 80-90 साल रही, और लखनऊ में इसमें और डेवलपमेंट्स हुए। और उसके बाद जब लखनऊ पे तबाही आई, तो फिर ये वापस दिल्ली आई, और दिल्ली में इसका सेकंड रेनेसांस शुरू हुआ। ये वो ज़माना था जो बहादुर शाह जफ़र से
कुछ पहले बहादुर शाह जफर के जो दादा थे शाह आलम द सेकंड, शाह आलम के ज़माने में ये दिल्ली पहुंची वापस, और फिर इसमें और नए नए शायर पैदा हुए। और उसके बाद बहादुर शाह जफर का जो पीरियड था उसमें भी एक बहुत बड़ा रेनेसांस आया, और उस रेनेसांस के जो शायर थे उनमें मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, और उनके अलावा मीर मोमिन खां मोमिन, शेख इब्राहिम ज़ौक़, और भी दीगर शायर पैदा हुए। तो इस तरह इस ज़बान में काफ़ी शायरी पैदा हुई, इसमें बहुत वसअत आ गई थी। और इसके साथ साथ ये ज़बान फिर बिहार और भी ईस्टर्न इलाकों में फैली, और इसके साथ साथ 18th सेंचुरी में फिर ये पंजाब, अंग्रेज़ों ने जब पंजाब की ज़बान उर्दू बनाई तो ये फिर वापस पंजाब गई, और पंजाब में बड़े बड़े उर्दू के शायर पैदा हुए। बल्कि 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बाद से पंजाब जो है उर्दू शायरी का मेजर सेंटर रहा है, जिसमें इकबाल के बाद फैज़, और फैज़ के साथ आप जैसा कि जानते हैं और भी कई बड़े बड़े शायर पंजाब में। और पंजाब में अभी तक ये एक लिविंग ट्रेडिशन है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में और हिंदी और उर्दू इन दोनों की जो कंबाइंड वो है रजिस्टर, वो स्पोकन लैंग्वेज है। और इसमें एक तरफ तो उर्दू है लिटरेरी और दूसरी तरफ हिंदी है। बॉलीवुड ने बहुत अहम रोल प्ले किया था इस ज़बान के प्रचार में, इसको फैलाने में। और बॉलीवुड में उर्दू राइटर्स और हिंदी राइटर्स सब एक जगह जमा हुए थे। उन लोगों ने मिल के इस ज़बान को और एनरिच किया। और ये ज़बान इस वक्त जो है एक तरफ तो हिंदुस्तान की, जिसको हम हिंदी कहते हैं, वो हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनी, और दूसरी तरफ जिस को हम उर्दू का रजिस्टर कहते हैं, तो उर्दू जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनी। तो वैसे तो सब कॉन्टिनेंट की एक तरह से कोई लिंग्वा फ्रांका नहीं है, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हम कह सकते हैं कि लिंग्वा फ्रांका जो है ये मिली जुली उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी जिसको कहते हैं स्पोकन लेवल पे, ये लिंग्वा फ्रांका है। और पाकिस्तान की जो लिंग्वा फ्रांका है वो उर्दू है। इसीलिए कि साउथ में आमतौर पे जो नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस काफ़ी दिन तक रहा, और अब भी रेजिस्टेंस है। इसीलिए साउथ में अंग्रेज़ी ज़्यादा चलती है। हालांकि साउथ में बॉलीवुड की वजह से और भी जो है फिल्मों की वजह से और टेलीविज़न की वजह से हिंदी काफ़ी जो है फैली है। यंग जनरेशन हिंदी बोलती है और सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी वो लोग एज ए नेशनल लैंग्वेज अभी तक उन्होंने सही मानों में इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसीलिए अंग्रेज़ी का चलन वहाँ पे ज़्यादा है। और मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी वक्त ले लिया, मुझे 10 मिनट दिए गए थे, गालिबन मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। तो ये जो ज़बान है हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, ये एक ही रजिस्टर के दो इम्पॉर्टेंट जो हैं लैंग्वेजेस हैं। और इसको डिवाइड करने में और इसकी ग्रामर लिखने में फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जॉन गिलक्रिस्ट और दूसरे नाम काफ़ी काबिल ज़िक्र हैं इस सिलसिले में, जिन्होंने इस ज़बान की ग्रामर लिखी और इसकी डिक्शनरी लिखी और भी कई इसमें काम किए। और शुरू में बड़े बड़े लिखने वाले प्रोज राइटर्स में पैदा हुए, उर्दू के भी और हिंदी के भी। बल्कि यहीं पे उर्दू और हिंदी को अंग्रेज़ों ने दो अलग अलग भाषाओं के रूप में पेश किया, क्योंकि इस तरह वो देश को डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हिंदी अलग भाषा है, और हिंदी को इन्होंने हिंदुओं के साथ एसोसिएट किया और कहा कि उर्दू भी अलग भाषा है और उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, जो कि बिल्कुल गलत है। उर्दू और हिंदी दोनों के परवान चढ़ाने में मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख सब लोगों ने हिस्सा लिया है। ख़ास तौर से उर्दू और हिंदी की शायरी में
मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी बिल्कुल बराबर का हिस्सा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अवधी और ब्रिज भाषा में भी हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान शायरों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इसलिए हमारी जो मुश्तरक ज़बान है, मुश्तरक तहजीब है, ये हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसको, इसकी पोएटिक ट्रेडिशन को एनरिच करने में, और ये ट्रेडिशन अब तक जारी है और यंग जनरेशन भी इसमें हिस्सा ले रही है। ये और बात है कि यंग जनरेशन आमतौर पे लिपि जो है वो रोमन स्क्रिप्ट इस्तेमाल करती है बजाय देवनागरी या उर्दू लिपि इस्तेमाल करने की। तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी आपका वक्त ले लिया और मैं यहाँ नहीं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही मोज़म साहब। वक्त तो नहीं ज़्यादा लिया आपने, टॉपिक ही बहुत बड़ा था, तो आपने जितना समेटा, अभी बहुत कुछ रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अब मुशायरे की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब आप तैयार हैं? आपकी इजाज़त से मैं सबसे एक बात मैं बता दूं यहाँ पे कि दो तरह के लोग अमेरिका में रहते हैं शायर। एक वो लोग जो पहले से अपनी अपनी ज़बानों में शायरी कर रहे थे, चाहे यूरोप से आए हों चाहे हमारे सब कॉन्टिनेंट से, वो शायरी कर रहे थे और यहाँ आकर के उसको और अब बढ़ावा मिला। और बहुत सारे लोग मेरे जैसे ऐसे थे कि इस मुल्क में आने के बाद शायरी की। तो आज मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये बता देना चाहता हूँ, इसमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से शायरी की थी, अमेरिका में आकर के और ज़्यादा कर ली। बाकी 1, 2, 3, 4 मुझे मिलाकर के 6 लोग ऐसे हैं कि जो उन्होंने इसी मुल्क में आकर के लिखना शुरू किया। तो इसके बाद डॉक्टर साहब अगर इजाजत तो मैं शुरू करूं फिर? जी शुरू कीजिए। मैं खुद ही मैं इसकी निजामत कर रहा हूं। मैं आप 2 पुरानी नज़में सुनाता हूं, उसके बाद से हम किसी और को तकलीफ देंगे। तो जी, मेरे बचपन में सर पे मेरे एक मोहब्बत भरा हाथ था। इसका उन्वान है वो हाथ। मेरे बचपन में सर पे मेरे एक मोहब्बत भरा हाथ था, मिसल साए के जो था कड़ी धूप में, अंधेरों में जो हाथ थामे मेरा हर घड़ी साथ था। भाग जाए मेरी नींद जब खौफ से, अपने कमरे में तन्हा मुझे डर लगे। एक आवाज जिस पे यकीन था मुझे, मुझसे चुपके से कहती थी, डरना नहीं देखो मैं पास हूँ। कैसा डरना नहीं देखो मैं पास हूँ। कैसा लहजा था, लोरी के मानिंद आंखों में घुल जाता था और गौतम को निर्वाण मिल जाता था। आज जब मैं परेशान हूँ, कितनी रातों का जागा हुआ, मेरी आंखें भी पथराई हैं, जिस्म भी दर्द से चूर है, जहन सोचों से माजूर है, दिल ज्यादा ही रंजूर है और वो हाथ मुझसे बहुत दूर है। आज जब मैं परेशान हूँ, कितनी रातों का जागा हुआ, मेरी आंखें भी पथराई हैं, जिस्म भी दर्द से चूर है, जहन सोचों से माजूर है, दिल ज्यादा ही रंजूर है और वो हाथ मुझसे बहुत दूर है। मुंतजिर हूँ मेरे माथे पे फिर से कोई एक हथेली धरे और धीमे से लहजे में मुझसे कहे, ऐसे घबराओ मत देखो मैं पास हूँ। ऐसे घबराओ मत देखो मैं साथ हूँ। वो कि अब ऐसी बातों पे शायद कभी भी यकीन न करूं, पर बहल जाऊंगा और सो जाऊंगा। क्या बात। अच्छा साहब, दूसरी नज्म इसी तरह की है कि इसका उन्वान है गुरसारे जिंदा रहने के। उम्र की इस मंजिल पर अब भी मेरे कदमों की बिसात पर कितनी राहें बिछी हुई हैं, लेकिन मैं खुद मस्त मुसाफिर राह वही लेता हूँ, मेरी सोच मुझको जिधर ले जाए। शायद ये भी सच है लेकिन अक्लो अमल के सारे तरीके गुरसारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। मैं एक निरा गाउदी बुद्धू, गांव की गलियों का एक बालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओक से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वजनी गठरी अपनी पुष्ट पे कब से लादे नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में गिरता पड़ता मारा मारा चलते चलते थक सा गया।
मेरे गांव के सब बूढ़े बिन गद्दी ही एक राजा थे, सबके दिल में कद्र थी उनकी, सबके ही बाबा काका थे। नए तमद्दुन की नगरी में जूं जूं जिसकी उम्र बढ़े है, त्यों त्यों उसका मान घटे। बाबा काका मामा चाचा नर्सिंग होम के बासी बनकर एक अकेले बैठ के दिन भर रह तकते हैं कब अब्दुल्ला जैसा गांव का कोई बालक सदियों पुरानी कदरों की एक वजनी गठरी पुश्त पे ला दे, पास आकर उनको पहचाने, कुछ एक घड़ियां साथ गुजारे, दिल बहलाए और दुआ ले। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत। बहुत लेकिन मेरी आंखों को भी जगमग करती चकाचौंध दिए धीरे धीरे भाने लगी है। मैं भी अब ये वजनी गठरी दूर पटक कर हल्का होकर चलने की ख्वाहिश रखता हूँ। सच है या झूठ है यारो, अक्लो अमल के सारे तरीके गुरसारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तो आपकी नज़्म में तो अपनी जगह है, लेकिन जो आपका अंदाज है पढ़ने का, आवाज के साथ चार चांद लगा देता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। भैया आपने तारीफ कर दी स्टेज का आदमी होकर के, तो मैं इसको तारीफ ही समझ रहा हूँ। अच्छा चलिए, अब हम एक दूसरी एक शायरा को दावत देने जा रहे हैं। जब मैंने इनका नाम भेजा था अनूप साहब को, तो उन्होंने कहा कि साहब आप तो हिंदी मंच से इनको चुरा ले गए। तो मैंने कहा कि भाई चोरी तो अच्छी चीजों की होती है, कीमती चीजों की। तो एनीवे मैंने कहा वैसे ये बात है कि वो हमारे पड़ोस में रहती हैं, तो पता नहीं चोरी किसने की, ये तय करना होगा बाद में। बाहर क्या, वो असल में बात यह है कि वो हिंदी में भी लिखती हैं, उर्दू में भी लिखती हैं, अंग्रेजी में भी लिखती हैं, और उनकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, पेंट भी करती हैं, खाना बहुत अच्छा पकाती है, और बीमारों की बड़ी अच्छी तीमारदारी भी करती है। ये, और सबसे बड़ी बात कि उनका जो, वो रहने वाली हैं केरला की, लेकिन जब वो बोलती हैं तो जो उनका तलफ़्फ़ुज़ या उच्चारण जो है हिंदी और उर्दू का, तो उसमें हम यूपी वालों को भी शर्म आती। और मैं प्रीति गोविंद राज से दरखास्त करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। अब्दुल्ला जी और अनूप भार्गव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस विश्व रंग में जोड़ने का और उस मुशायरे का एक में शामिल करने का। तो मैं पहले अपनी एक गजल सुनाती हूँ तरन्नुम में। जी जी। बारहा हमसे जताई है मोहब्बत उसने, बारहा हमसे जताई है मोहब्बत उसने, खुद सिखा के क्यों भुलाई है मोहब्बत उसने। वाह। दोस्ती को जो तरसता था हमारी यारब, दोस्ती को जो तरसता था हमारी यारब, बेसबब बना ली है अदावत। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा शेर, बहुत अब मुक़य्यद है सभी घर के किसी कोने में, पेंडेमिक पे मिसरा। मुक़य्यद है सभी घर के किसी कोने में, यूं मेरे कूचे में फैलाई है दहशत। बहुत अच्छा शेर है, वाह। बहुत
बहुत खूब। हर किसी से तो नहीं लुत्फ़ो करम की इम्तिहान, हर किसी किसी से तो नहीं तो नहीं लुत्फ़ो करम की इम्तिहान, रोज़ो शब हमको सुनाइए ये नसीहत उसने। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत पेश करती हूँ। जी मेरा तखल्लुस है उम्मीद। जी बहुत अच्छा तखल्लुस है। उम्मीद जाने कि उसमें है इख़लास, उम्मीद जाने कि है उसी में इख़लास, बेशर्त चुकाई है ज़मानत जिसने। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वाह प्रीति ये शेर फिर पढ़े दोबारा। जाने कि उसी में है इख़लास, बेशर्त चुकाई है ज़मानत जिसने, बारहा हमसे बहुत खूब। जताई है मोहब्बत उसने, खुद सिखा के क्यों भुलाई है मोहब्बत उसने। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। इजाजत अच्छा। एक और। जी 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 एक और। राह तो आसान थी मगर, राह तो आसान थी मगर चल न सकी, वाह। न सके उसके साँचे में रही पर ढलना ढल न सकी, क्या बात। ढल न सके। वाह साँचे में रही पर ढल न सकी, बहुत खूब, बहुत अच्छा। आवाज कहीं टूट रही प्रीति, जरा सा करीब हो जाए माइक के। चल न सकी, सवाल बहुत किए हमने बेमानी, सवाल बहुत किए हमने बेमानी, दिल की बातें ही कभी सुना न सकी, बहुत खूब। दिल की बातें ही कभी सुना न सकी, जाने वो दरिया था कितना गहरा, जाने वो दरिया था कितना नंबर गहरा, सुनिए बैठ के। अच्छा हौसला उतरने का दिला न सकी, हौसला उतरने का दिला न सकी, दिले दर पर जुनूने दस्तक को मेरे, जिन्होंने दिले दर पर जुनूने दस्तक को मेरे, सुनी तो होगी मगर समझा न सकी, बहुत खूब। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। होगी मगर समझा न समझा
देखा नहीं मेरी आँखों में जिसे देखा नहीं मेरी आँखों में जिसे वो मोहब्बतों के दिए बुझा न सकी वाह वो मोहब्बतों के दिए बुझा न सकी। मक्ता पेश करती हूँ। इरशाद। शुक्रिया। जिसकी उम्मीद हम हो के रहे, जिसकी उम्मीद हम हो के रहे, उसकी उल्फत ही हमें पा न सकी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। उसकी उल्फत ही हमें पा न सके। राह तो साथी मगर चल न सकी, उसके साँचे में रही पर ढल न सकी। शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत वाह। गजल तो जो थी आपकी आवाज ने उसमें और मजा बढ़ा दिया उसका। आइए आगे। बहुत खूब। अभी मौजम साहब ने अपनी बातों में तस्करा किया था कि उर्दू के मुख्तलिफ नाम हिंदवी, गुजरी, दक्कनी और फिर उर्दू मोहल्ला कहलाई, फिर उर्दू बनी। तो अब हम जा रहे हैं जिसको दावत देने, वो दक्कनी जबान के शायर को दावत देने जा रहा हूँ, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिसे हैदराबादी उर्दू कहते हैं। और वो जो है यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के लिए जुडिशरी में काम करते हैं, और यानी हमारी जो सजा जजा है उसका हिसाब किताब रखते हैं। तो उनसे आइए हम कुछ मज़ाहिया अशार सुनते हैं। हमारे जावेद, मोहम्मद जावेद साहब। जावेद। अब्दुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया अनूप भार्गव साहब विश्व रंग के इस मंच पे दावत देने का। मैं दक्कनी में सुनना है भाई, अब जो भी सुनाएं आप, लेकिन हमने तो दक्कनी के लिए दावत दे दी। एक आप जामुन जरूर सुना दीजिएगा सबको, बाकी आप जो सुनाएं। ठीक है, मैं कुछ संजीदा अशार कोरोना के हवाले से सुनाता हूँ, उसके बाद फिर जामुन सुनाता हूँ। अच्छी, ठीक। सदर मुशायरा सत्यपाल आनंद साहब, इजाजत है? फरमाइए। शहर में हर मोड़ पर पहरा लगा है, शहर में हर मोड़ पर पहरा लगा है, पहरा लगा है, इस वबा का घाव बहुत गहरा लगा है। शहर में हर मोड़ पर पहरा लगा है, इस वबा का घाव गहरा लगा है। बहुत खूब। खामोश है नुक्कड़ और वीरान है गलियां, खामोश है नुक्कड़ और वीरान है गलियां, खामोश है नुक्कड़ और वीरान है गलियां, गुलशन भी अपना हमें अब सहरा लगा है। वाह। इस वबा का घाव बहुत गहरा लगा है। पहले से ही थे यहाँ सब मसनवी चेहरे, पहले से ही थे यहाँ सब मसनवी चेहरे, हर चेहरे पे अब एक और नया चेहरा लगा है। बहुत अच्छा। वबा का घाव बहुत गहरा लगा है। तो क्या हुआ ये वबा है मेरी समझ से बाहर, तो क्या हुआ ये वबा है मेरी समझ से बाहर, दानिश्वरों के जहनों पे भी तो कोहरा लगा है। वबा का घाव बहुत गहरा लगा है। माईशत जो थी अपने घुटनों पर आई, माईशत जो थी अपने घुटनों पर आई, उस पर ये वार जैसे दोहरा लगा है। वबा का घाव बहुत गहरा लगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और एक कोरोना के हवाले से थोड़ी सी लाइट गजल है। उन्वान है कोरोना ही कोरोना है, कोरोना ही कोरोना है, कोरोना ही कोरोना है, कोरोना ही कोरोना है, कोरोना ही कोरोना है। सबकी समझ से बाहर है, सबकी समझ से बाहर है, ये वबा है या टोना है, कोरोना ही कोरोना है। घर में कैद हुआ जब से,
घर में कैद हुआ जब से मैं हूँ, घर का कोना है, कोरोना ही कोरोना है। सो के थक जाना, सो के थक जाना, थक के फिर से सोना है, कोरोना ही कोरोना है। निफासत ने मशगूल किया, निफासत ने मशगूल किया, बार बार हाथां धोना है, कोरोना ही कोरोना है। मेवा हो या तरकारी, मेवा हो या तरकारी, पानी में भिगोना है, कोरोना ही कोरोना है। माईशत का हाल बुरा, माईशत का हाल बुरा, मुस्तकबिल डरोना है, कोरोना ही कोरोना है। और जिंदगी ने सबक दिया, जिंदगी ने सबक दिया, कुछ पाना तो कुछ खोना है, कोरोना ही कोरोना है। और आखिरी शेर है कि सब खुदा की मर्जी है, सब खुदा की मर्जी है, आदमी एक खिलौना है, कोरोना ही कोरोना है। चलिए कोरोना वो सुना दीजिए। और आपने बहुत संजीदा हो गए भाई। चलिए जरा तो आपने ठीक है जामुन खिलाइए। जामुन आपने फरमाइश की तो सुन लीजिए। वक्त न करता जो जफा, वक्त न करता जो जफा, आप पर आए होते, आंधी बनकर मेरी जीस्त पे न छाए होते। वक्त न करता जो जफा, आप पर आए होते, आंधी बनकर मेरी जीस्त पे न छाए होते। मैं जो कूदा था आपके आंगन जामुन चुराने को, मिल गया आपके अब्बा को बहाना आपको थमाने को। कहने लगे मुझसे मियाँ मैं क्या मुंह दिखाऊं जमाने को, और चिपका दिया आपको उम्र भर सताने को। काश मैंने वो जामुन न चुराए होते, आंधी बनकर आप मेरी जीस्त पे न छाए होते। बहुत अच्छा, क्या बात। मोहल्ले वाले खपा के छोड़े जी, मोहल्ले वाले खपा के छोड़े जी, झूठी अफवाह उड़ा के छोड़े जी। हंसता खेलता जवान बच्चा मैं, बुढ़ी घोड़ी चढ़ा के छोड़े जी। काश वो अफवाह न उड़ाए होते, आंधी बनकर आप मेरी जीस्त पे न छाए होते। अब क्या बताएं किस्मत के खेल देखो, अब क्या बताएं किस्मत के खेल देखो। पीठ पे बक्सा हाथ में गुलेल देखो, हमने बाजी लगाई जामुन की, और जीत में आ गई चुड़ैल देखो। काश हम वो बाजी न लगाए होते, आंधी बनकर आप मेरी जीस्त पे न छाए होते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में आपने ये नज्म अपनी बेगम के आगे कभी नहीं सुनाई होगी। जी नहीं, जुर्रत भी नहीं। अब शायर जो है मजाहिया, वो बेगम को जरूर निशाना बनाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत घर नहीं सुनाने को होती। सारा फ्रस्ट्रेशन आगे मुशायरे में उतार लेते हैं। नज़म साहब मुझसे अक्सर पूछते हैं लोग, तो मैं कहता हूँ आप बीती नहीं जग बीती है, देखा हुआ है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक शायरा को ज़हमत देने जा रहा हूँ। उनका ताल्लुक झीलों, पहाड़ियों और फुलवारियों के शहर भोपाल से है, और भोपाल की सारी खूबसूरती उनकी शख्सियत में उतर आई। वो उन्होंने अंग्रेजी अदब में मास्टर्स किया वहाँ मीडिया कॉलेज से, और हिंदुस्तान में ड्रामे लिखे, स्टेज किए। यहाँ पर उनके अंदर कोई शायरा सो रही थी, उसने यहाँ के जो अदबी माहौल है उस माहौल से उस शायरा ने अंगड़ाई ली, और बहुत अब वो चाक चौबंद हैं और बहुत लिटरेरी फंक्शंस में हर तरफ नजर आती हैं और खूब धूम से लिख रही हैं। मैं दावत दे रहा हूँ सुकेश मल्होत्रा चोपड़ा जी को। उन्होंने अपने नाम में एक नाम और ऐड कर लिया, कहने लगी भोपाल में लोग मुझे सुकेश मल्होत्री के नाम से जानते हैं, तो ये भोपाल जाएगा। जी सुकेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबको नमस्कार। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपके सामने रखने से पहले मैं जो कुछ भी कहूँगी उससे पहले मैं डॉक्टर आनंद साहब से, जो इस महफिल के सदर हैं, उनसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। अपनी 2 नज़में सुनाऊंगी, और मैं सारे भोपाल वालों को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मेरा संबंध भोपाल से है। वहीं मेरी एमए की पढ़ाई ख़त्म मैंने की, और फिर शादी भी वहीं से हुई, और उसी शहर में मेरा बेटा भी पैदा हुआ। तो बड़ी और बहुत ढेर फ्रेंड्स मिले वहाँ पर, जो आज भी शायद वहीं पर होंगे। सभी भोपाल वालों को मेरा सलाम। तो अब मैं जो आपको आपकी इजाज़त से मैं सुनाने जा रही हूँ, नई जन्नत।
ये एक नज्म है, मैंने बस ऐसे ही जाने की डाली थी। ये जमीन जन्नत कभी थी, ये जमीन जन्नत कभी थी, प्यार से रहती सजी थी, इस पे बसते थे फरिश्ते और कुछ इंसान भी। ये जमीन जन्नत कभी थी, प्यार से रहती सजी थी, इस पे बसते थे फरिश्ते और कुछ इंसान भी। थी मोहब्बत जिनका मजहब दोस्ती ईमान थी। बेटियां साझी थी सबकी, सबके दुख सुख अपने दुख सुख। बेटियां साझी थी सबकी, सबके दुख सुख अपने दुख सुख। जो हवा चलती तो खुशबू के पिटारे खोल देती, जो हवा चलती तो खुशबू के पिटारे खोल देती। हर तरफ खुशियां लुटाकर प्यार के संदेश देती, हर तरफ खुशियां लुटाकर प्यार के संदेश देती। क्या हुआ इन बस्तियों को, क्या हुआ इन बस्तियों को, अब न चलती वो हवाएं, अब नजर आती नहीं है सात रंगी वो फिजाएं। मौसमों ने करवटें ली, वक्त ने अंदाज बदले, मौसमों ने करवटें ली, वक्त ने अंदाज बदले। पड़ गईं दिल में दरारें और यकीन पर सिलवटें, पड़ गईं दिल में दरारें और यकीन पर सिलवटें। प्यार की फुलवारियों में जहर ये कैसा घुला, फूल खिलते थे जहां पत्थर ही पत्थर हो गए। फूल खिलते थे जहां पत्थर ही पत्थर हो गए। पत्थरों की भीड़ में, पत्थरों की भीड़ में कुछ ख्वाब रुस्वा हो गए। जिनसे उम्मीदें थी बांधी वो सहारे खो गए। जिंदगी का साज टूटा रात सारे सो गए, जिंदगी का साज टूटा रात सारे सो गए। किससे हम मांगे दुआएं, किससे हाले दिल कहें, किससे हम मांगे दुआएं, किससे हम दिल कहें। देवता मंदिर के अंदर खुद ही पत्थर हो गए, देवता मंदिर के अंदर खुद ही पत्थर हो गए। बहुत अच्छा। वक्त की दहलीज पर बैठी हूँ कब से सोचती, वक्त की दहलीज पर बैठी हूँ, बैठी हूँ कब से सोचती। कोई आफाकी फरिश्ता या मसीहा फिर कोई, नफरतों को दूर कर रस प्यार के बरसाएगा और जमीन को फिर नई जन्नत बनाने आएगा। फिर नई बहुत खूब। चलिए, शुक्रिया। इस उम्मीद पर और जिंदा रहते हैं। आपकी इजाजत से इरशाद। मैंने एक जमीन तो अमिताभ बच्चन जी के फादर की है, उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। जी जी जी। साथी पढ़ रही थी तो मैंने कुछ डिफरेंट अंदाज में, अलग अंदाज में लिखी है ये जी इरशाद। मगर जो साकी का शब्द है मैंने वहीं से लिया जी। बढ़ाया है जब हाथ मत खींच साकी, बढ़ाया है जब हाथ मत खींच साकी। पिलाने लगे हो तो जी से पिलाओ, कहो मत विदा है अभी रात बाकी। कोई साज छेड़ो कोई गीत गाओ, पिलाने लगे हो तो जी से पिलाओ। जी सांसों की सरगम कहीं थम न जाए, रगों में रवां खून ही जम न जाए। अभी हम हैं जिंदा अभी सांस बाकी,
अभी हम हैं जिंदा, अभी सांस बाकी, बहारों के दिन हैं, जरा झूम जाओ। क़यामे जहां तो बड़ा मुख्तसर है, क़यामे जहां तो बड़ा मुख्तसर है, क़यामे जहां तो बड़ा मुख्तसर है, हसूं चांद तारों का भी रात भर है। बड़ी तेज रफ्तार लहरें समय की, बड़ी तेज रफ्तार लहरें समय की, अभी डूब जाऊं न मुझको बचाओ, अभी डूब जाऊं न मुझको बचाओ। सुकेश जी फिर पढ़े इसे, बड़ी तेज रफ्तार, फिर पढ़े। क़यामे जहां तो बड़ा मुख्तसर है, फसूं चांद तारों का भी रात भर है। बड़ी तेज रफ्तार लहरें समय की, अभी डूब जाऊं न मुझको बचाओ, अभी डूब जाऊं न मुझको बचाओ। बदलती रुतों के ये अंदाज न्यारे, बदलती रुतों के ये अंदाज निराले, ये रिश्तों के बंधन भी हैं कितने प्यारे, ये रिश्तों के बंधन भी हैं कितने प्यारे। नहीं जी भरा है अभी प्यास बाकी, जरा देर ठहरो न दामन बचाओ, जरा देर ठहरो न दामन बचाओ। ये क्या बेरुखी है, ये कैसी है दूरी, कोई आस दिल की रहे ना अधूरी। कहूँ जिंदगी या कहूँ तुझको साकी, कहूँ जिंदगी या कहूँ तुझको साकी, मेरा जाम भर दो गजल गुनगुनाओ, पिलाने लगे हो तो जी से पिलाओ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। अब आइए, बस चल रहे हैं हम, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक शायरा को मैं जहमत देने जा रहा हूँ। वो दरअसल शायरी के मैदान में बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ उनको आए हुए। उनके शरीक हयात कामरान साहब काफी एक्टिव थे लिटरेरी सर्कल्स में, और उन्होंने एक बड़ा काम किया था। महाभारत का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था, जो पाकिस्तान में पब्लिश हुआ, और उसे हमारे बहुत सारे जो लिटरेरी लेजेंड्स हैं, उन लोगों ने, काफी जायंट्स ने उनको काफी सराहा उस काम को। इत्तेफाक से कुछ अल्लाह को वो बहुत जल्दी प्यारे हो गए। तो उनकी रुखसती के बाद फरा कामरान जो हैं, उनकी बीवी ने उनके मिशन को अपनाया, और बहुत सारे जो काम उनके रह गए थे उसको पूरा कर रही। साथ ही साथ वो खुद अशार कहने लगी और बहुत तेजी से इर्तिकाई मंजिलें तय कर रही, और उनके अंदर सलाहियत लिखने के अलावा इंतजामी सलाहियत भी बहुत अच्छी है, शायराना सलाहियत के साथ। आजकल वो न्यूयॉर्क में इस वक्त जो हल्का अरबाब ज़ौक़ है उसकी जनरल सेक्रेटरी हैं, और जब से आई हो काफ़ी फ़ाल हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं फरा कामरान से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये अपना कलाम पेश करें। फरा, आप म्यूट पर हैं। म्यूट निकाल दिए। हाँ, काफी होशियार हैं इस वजह से। वो मेरा हेडफोन काम नहीं कर रहा था। अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुझे इस महफिल में शामिल करने का। साहिब सदर जनाब आनंद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी खुशकिस्मती उनके साथ सामने पढ़ने की। अगर इजाजत दें तो गजल के कुछ अशार और एक नज्म। डॉक्टर साहब इरशाद। जी शुक्रिया। मिजाजदार हूँ एक आन बान रखती हूँ, मिजाजदार हूँ एक आन बान रखती हूँ, मैं अपनी जात को शायाने शान रखती हूँ। वाह वाह, अच्छा है। मिजाजदार हूँ एक आन बान रखती हूँ, क्या बात है, वाह। मैं अपनी जात को शायाने शान रखती हूँ। कफस को खोलो तो उड़कर तुम्हें दिखाऊंगी, कफस को खोलो तो उड़कर तुम्हें दिखाऊंगी, मैं आसमान से ऊंची उड़ान रखती हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं आसमान से ऊंची उड़ान रखती हूँ, तमाम औरतों की तरफ से। शुक्रिया। मैं इस जमाने की औरत हूँ, हक तो मांगूंगी, मैं इस जमाने की औरत हूँ, हक तो मांगूंगी,
शऊर रखती हूँ, शोला ज़बान रखती हूँ। वाह 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 शऊर वाह वाह, रखती बहुत हूँ, अच्छा। शोला ज़बान रखती हूँ। जो आना मेरी तरफ तुम तो सोच कर आना, जो आना मेरी तरफ तुम तो सोच कर आना। मैं एक बंद गली में मकान रखती हूँ। वाह अच्छा, वाह वाह, वाह बहुत वाह, अच्छा। एक बंद अच्छा है भाई। गली बहुत में मकान वाह रखती वाह वाह, बहुत खूब, हूँ। मुकर्रर जो आना मुकर्रर। मेरी तरफ तुम तो सोच कर आना। वाह, मैं एक बंद गली में मकान रखती हूँ। बहुत खूब। मैं हिज्र ज़ादी हूँ, वहशत नसीब है मेरा। मैं हिज्र ज़ादी हूँ, ज़ादी हूँ, वहशत नसीब है मेरा। गमों का सर पे मैं एक साए बान रखती हूँ। अच्छा है, अच्छा है। गमों का सर पे मैं एक साए बान रखती हूँ। गम का साहिबान, वाह वाह वाह। मुझे बिछड़ने के लम्हे से खौफ आता है। मुझे बिछड़ने के लम्हे से खौफ आता है। मैं एक फासला यूं दरमियान रखती हूँ। वाह, बहुत अच्छा, वाह, एक फासला यूं दरमियान रखती हूँ। फिर से पढ़िए, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुझे बिछड़ने के लम्हे से खौफ आता है। बहुत वाह वाह मुझे वाह। बिछड़ने के लम्हे से खौफ आता है। मैं एक फासला यूं दरमियान रखती हूँ। और तुम्हारा हिज्र इन आँखों से अब नहीं रिश्ता। तुम्हारा हिज्र इन आँखों से अब नहीं रिश्ता। कबाए जहाँ पे मैं गहरा निशान रखती हूँ। बहुत खूब। वाह 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 वाह। और ये जख्म कारियां पे हम यकीन दिलाती हैं। ये जख्म कारियां पे हम यकीन दिलाती हैं कि मैं अकेली नहीं खानदान रखती। वाह 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 वाह। कि मैं अकेली नहीं खानदान रखती हूँ। स्याह जुल्फों में चांदी उतर गई लेकिन, स्याह जुल्फों में चांदी उतर गई लेकिन, मैं अभी वैसे ही अबरू कमान रखती हूँ। वाह वाह वाह, अभी वैसे ही अबरू कमान रखती हूँ। क्या बात है मेरे बेटे मेरे साथ, मैं अकेली नहीं। है मेरे बेटे मेरे साथ, मैं अकेली नहीं। सो अब भी घर में वही कामरान रखती हूँ। वाह वाह क्या बात। कवच को खोलो तो उड़कर तुम्हें दिखाऊंगी। मैं आसमान से ऊंची उड़ान रखती हूँ। बहुत अच्छी, वाह वाह, बहुत अच्छी। एक नज्म ये आजकल के हवाले से है। इरशाद। इसका अनुमान है रात ढल जाएगी। रात शबे तारीख में रात ढल जाएगी जी। शबे तारीख में टिमटिमाते हुए कुछ सितारों ने कल गुफ्तगू मुझसे की। शबे तारीख में टिमटिमाते हुए कुछ सितारों ने कल गुफ्तगू मुझसे की। हाँ अंधेरा तो है, इस अंधेरे में लिपटा हुआ खौफ है। मौत का खेल है चार जानिब मगर, तुम जरा देर को इस तरफ देख लो। तुम जरा देर को इस तरफ देख लो, हम हैं रोशन यहाँ। भूल जाओ अंधेरा है कितना है क्यों, भूल जाओ अंधेरा है कितना है क्यों। आज की शब सिर्फ आज की रात तुम हम सितारों की साथी बनो। सुबह होने तलक रोशनी देंगे हम। रोशनी कम तो है लेकिन है तो सही, रोशनी कम तो है लेकिन है तो सही। मैंने जब ये सुना हौसला कुछ बढ़ा और उदासी की चादर पे दिखने लगे जगमगाती उम्मीदों के तारे मुझे। हौसला कुछ बढ़ा और उदासी की चादर पे दिखने लगे जगमगाती उम्मीदों के तारे मुझे। मलगजी रोशनी आंख मलते हुए उठ खड़ी हो गई। मुस्कुराते हुए जिंदगी ने कहा मैं अभी हूँ यहाँ तुम्हारे करीब, रात ढल जाएगी। दिल ने बढ़कर तसल्ली दिलासे दिए, रोशनी है अभी थोड़ी कम है तो क्या, शबे तारीख के उस किनारे पे देखो सहर है खड़ी। शबे तारीख के उस किनारे पे देखो सहर है खड़ी। मेरे रूठे हुए हिम्मतो हौसले लौट कर आ गए और गले लग गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब मैं जहमत देने जा रहा हूँ प्रोफेसर अफरोज ताज साहब को। वो प्रोफेसर हैं साउथ एशियन लैंग्वेज एंड कल्चर के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में,
और एक ज़माने से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। पहले यहाँ वर्जीनिया में थे और इन्होंने एक ज़माने में तो बहुत से बच्चों को सिखाने के लिए ज़बान ये लेके जाया करते थे, इंडिया में टूर करते थे उनका 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का, और नए नए तरीके निकाले। अब तो बहुत से तरीके आ गए। इन्होंने इंडियन फिल्मों के ज़रिए से ज़बान सिखाने की कोशिश की थी जब VCR थे, तो इनके पास बड़ा ख़जाना है। और ये अलीगढ़ में थे, स्टेज के भी आदमी हैं, और इन्होंने एक अलीगढ़ का अपना तराना लिखा था। जाहिर है इस वक्त तो नहीं सुनाएंगे वो यहाँ, लेकिन इनका अपना तराना जो काफ़ी मकबूल हुआ और बड़ी अच्छी आवाज़ के भी मालिक है। तो मैं अफरोज ताज से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैं बहुत बहुत इनायत, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ आप तक आ रही है आप लोगों तक मेरी? जी 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 अच्छा। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया और इतना अच्छा कलाम सुनने का मौका दिया। देखिए मेरी किस्मत कहाँ थी ऐसी कि इतने प्यारी मैं नज़में और गज़लें सुनी हैं और बहुत अच्छा लगा मुझको। और ख़ासकर सदर मोहतरम जनाब सतपाल आनंद साहब रूबरू हैं। इतना बड़ा नाम और इतनी खाकसारी देखने में बहुत कम मिलती है, बहुत कम। बेहद शुक्रिया जी। पहली बार मेरी आपसे मुलाकात एक किसी मुशायरे में ही कहीं किसी नशिस्त में हुई थी, लेकिन आपको कहाँ याद होगा, क्योंकि आप तो इतने लोगों से सुबह से शाम तक मिलते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने सुनाने की इतनी जुर्रत और जसारत मेरे अंदर नहीं है। हुजूर इरशाद फरमाइए। जनाब शुक्रिया बहुत बहुत। तो मौज़म साहब से मेरी मुलाकात है। मौज़म साहब ने एक बात बताई उर्दू के सिलसिले में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से शुरू की और इतने थोड़े से वक्त में इतना सब कुछ उर्दू के बारे में बताया, वो बहुत ही खास छांट के बताया। बहुत शुक्रिया आपका मौज़म भाई। उस पर मुझे याद आया तो मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि फ़ज़ाओं में वो खुशबू घोलता है, फ़ज़ाओं में वो खुशबू घोलता है, फ़ज़ाओं में वो खुशबू घोलता है, मेरा महबूब उर्दू बोलता है। अच्छा। मैं पिछले दिनों जब हालात साजगार थे तो मैं हिंदुस्तान गया था और किसी रिसर्च के सिलसिले में मैं पारसी थिएटर पर काम कर रहा हूँ, पारसी थिएटर की किताब पर काम कर रहा हूँ। तो मुझे जल्द अज जल्द उसको कंप्लीट करके पब्लिश करवानी है, तो उस पर काम कर रहा था। रिसर्च सिलसिले में गया था तो वहाँ पर मुलाकात हुई एक मोहतरमा मसरूर जहाँ नावल निगार होती थी, उर्दू की बहुत मानी हुई। उनके छोटे भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे शीश महल देखने की बड़ी तमन्ना थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमको लेकर गए वहाँ। तो मेरे हाथ में कैमरा था और जॉन कॉल्डवेल मेरे साथ में थे। तो वो तो एक जगह जाकर रुक गए, छोटी सी पतली सी गलियों में वो शीश महल ढक गया है ऑलमोस्ट। तो जब दरवाजे पर मैं गया तो वहाँ एक मोहतरमा कहीं टूटी सी चारपाई पड़ी हुई थी और बहुत से पर्दे टाट के और टूटे फूटे गीले सूखे पड़े हुए थे, और आधा शीश महल, मुझे लगता नहीं था कि शीश महल है, लेकिन हाँ मेहराबें बता रही थी कि ये कभी शीश महल रहा होगा। तो वो उन मोहतरमा ने उन्होंने कहा कि हुजूर फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। तो मैंने कहा दरअसल यहाँ एक आदमी में फोटो ले सकता हूँ। बोले ज़ाहिर नसीब तशरीफ लाएं, आप इतना हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, आइए तशरीफ लाइए। और आप इसमें क्या रखा है, यहाँ तो सब सवाए खाक के और 2-4 मेहराबों के कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो ज़रूर, लेकिन इस शर्त पे कि आप तशरीफ फरमा हो उसके बाद यहाँ पर मेरे साथ और एक कप चाय ज़रूर नोश फरमाएं। मैं हैरत में रह गया, इतनी प्यारी जुबान मुझे सुनने को मिली और कहाँ मिली। तो 4 लाइनें उस पर मैंने लिखी जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। हैं टाट के पर्दों में ही उर्दू के तलफ़्फ़ुज़। वाह वाह वाह, अच्छी लाइन। हैं टाट के पर्दों में ही उर्दू के तलफ़्फ़ुज़, टूटे हुए महलों से अना झांक रही है। वाह 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 वाह। हैं टाट के पर्दों में ही उर्दू के तलफ़्फ़ुज़, टूटे हुए महलों से अना झांक रही है। ए उर्दुए बीमार के गमखार खबर ले, शीशी से बस एक दिन की दवा झांक रही है।
अच्छा, एक 4 लाइनें मैं और सुना दूं, चूंकि उर्दू हिंदी से जो रिश्ता है वो सब जानते हैं, बल्कि उर्दू हिंदी से रिश्ता क्या है, बल्कि एक ही जुबान के दो नाम मैं बताता हूँ, सोचता हूँ। मधुबन के गुलों के पसे खुशबू नजर आया, मधुबन के गुलों के पसे खुशबू नजर आया, और उस नीम बाज आंख में हर सू नजर आया। बहुत। चाहे गजल हो मीर की मीरा का भजन हो, चाहे गजल हो मीर की मीरा का भजन हो, हर लफ्ज के पर्दे में मुझे तू नजर आया। वाह 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 वाह, अच्छा। तो एक छोटी सी गजल मैं सुना देता हूँ। बहुत इक्वेशन है आपकी, एक तरफ मीर तकी मीर और दूसरी तरफ मीराबाई। बहुत शुक्रिया इनायत किया। कम से कम इतना तो गम, कम से कम इतना तो गम भरपूर होना चाहिए, कम से कम इतना तो गम भरपूर होना चाहिए, कि दिल के एक एक जख्म को नासूर होना चाहिए, कम से कम इतना तो गम। दो कदम पर मिल गई मंजिल तो उसका क्या मजा। अब्दुल्ला साहब तवज्जो चाहूंगा कि दो कदम पर मिल गई मंजिल तो उसका क्या मजा, रास्ते पुरखार मंजिल दूर होना चाहिए, रास्ते पुरखार मंजिल दूर होना चाहिए, कम से कम इतना तो गम भरपूर होना चाहिए, कि दिल के एक एक जख्म को नासूर होना चाहिए। और उनकी जिद मानी है हमने, उनकी जिद मानी है हमने, पारसाई छोड़ दी, उनकी जिद मानी है हमने, पारसाई छोड़ दी, और अब ये जिद है कि ये जिद मशहूर होना चाहिए, अब ये जिद है कि ये जिद मशहूर होना चाहिए, कम से कम इतना तो गम। और आप तो देखा करें और हम ना देखें आपको, आप तो देखा करें और हम ना देखें आपको, ऐसी चिलमन क्यों हमें मंजूर होना चाहिए, ऐसी चिलमन क्यों हमें मंजूर होना। आज तक तो ताज ये
बेनूर है तो क्या हुआ। मैं मुझे चाहूंगा जी स्वरा साहिबा, आज तख्तो ताज सब बेनूर है तो क्या हुआ। अरे आपकी झोली में कोहे नूर होना चाहिए। वाह 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 चाहिए, कम से कम इतना तो गम। और मक्ता इस तरह से है कि जिनके जितने ताज हैं, जिनके जितने ताज हैं, जिनके जितने ताज हैं, वो ही तो यूं, जिनके जितने ताज हैं, जिनके जितने ताज हैं, उतने ही वो मोहताज हैं। जिनके जितने ताज हैं, उतने ही वो मोहताज हैं। और इस शहंशाही पे क्या मगरूर होना चाहिए, कम से कम इतना तो गम भरपूर होना चाहिए कि दिल के एक एक जख्म को नासूर होना चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत दिनों के बाद सुना, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। जरा ये जूमिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वक्त की बड़ी कैद है। तो मैं कुछ अर्ज करूं? नहीं, आप ही को अर्ज करना सर। गजल गाई नहीं जाती थी जब गजल शुरू हुई, तो सिर्फ गजल शोरा अपने तहत लफ्ज़ में पढ़ा करते थे। अलबत्ता जब वो आम हो जाती थी तो तवाइफें कोठों पर उन्हें गाया करती थी। जी, फारसी में भी गजल गाई नहीं गई 19वीं 20वीं सदी तक, शायद आज भी गाई नहीं जाती। वहां सिर्फ जो पेशावर गायक होते हैं वही गाते हैं। ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रिवाज पैदा हुआ कि मुशायरों में गा कर गजल पढ़ी जाए, और अब तो ये बेहद मकबूल हो गया है। तो जनाब सदर, मुझे अर्ज करना था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। मैं अमीर खुसरो के ज़माने में, तो अमीर खुसरो क्योंकि 7 दरबारों में उन्होंने खिदमत अंजाम दी थी, तो दरबारों में जब बहुत बड़ी बड़ी तवाइफें आती थी तो वो अमीर खुसरो की गज़लें गाया करती थी। और अमीर खुसरो ने अपनी बेशतर फ़ारसी गज़लों के साथ जो कि गाई गई थी, एक एक उसके राग भी मख्तस कर दी थी कि इस गज़ल को इस राग में गाना चाहिए, फ़लाँ गज़ल को फ़लाँ राग में। तो ये जो है बहुत मशहूर ये रिवायत है अमीर खुसरो के ताल्लुक़ से कि अमीर खुसरो ने अपनी फ़ारसी गज़लों को मौसीक़ी में राग रागनियों में उसके हर गज़ल के लिए एक मुकर्रर की थी। और आज तक जो गज़ल गाई जाती है अमीर खुसरो की, वो उसी राग में गाई जाती है। तो माफ़ी चाहता हूँ खलल अंदाज होने की। ये है कि उसमें एक एडेड डिमेंशन हो जाता है ना आवाज़ का, तो कभी कभी और मज़ा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, अब आप फरमाएं कुछ। नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि शायर बज़बान खुद अपनी ज़बान से जब मुशायरे में पढ़ता था तो गज़ल गा कर नहीं पढ़ता था। तो वो ज़माना और था। अब आप इरशाद सुनाए डॉक्टर साहब, बदल गया ना। ये 20वीं सदी के लगभग 1940 और 50 के दरमियान जब जिगर मुरादाबादी और दीगर लोगों ने गज़ल को गा कर सुनाना शुरू किया, और ये यूपी से पैदा हुआ सिलसिला, और वेल आप आजकल बहुत ज़्यादा आम है, ख़ुसूसी तौर पर जो ख़वातीन गज़ल सुनाती हैं तो उसे बाकायदगी से रिहर्स करती हैं पहले जैसे,
कई बार पढ़ कर रिहर्स करती हैं। वो तो उनका मसला है डॉक्टर साहब, आप अपने अशार सुनाए अच्छे अच्छे। तो मैं भी डॉक्टर साहब, मैं भी यूपी का हूँ, तो मैं क्या करता। चलें इरशाद, आगे चलें। आप पे खत्म होना है इसको, आप सुनाए कुछ। मैं सुना देता हूँ, मैं तो वज़न नहीं, लेकिन आपने फरमाया तो मैं सुना देता हूँ। ये एक नज्म है जिसका उन्वान है नटखट की वापसी। मैं नज्म का शायर हूँ बेसिकली। जी। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, 17 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में हिंदुस्तान पहुंचा। जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसका नाम कोट सारंग था। उसके बाद मैंने लातादाद अर्जियां दी पाकिस्तान के एम्बेसी को कि मुझे एक बार वापस जाने का मौका दिया जाए, मैं अपना घर जाकर देखना चाहता हूं जो मैं छोड़ कर आया था। लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ जब तक कि मैं अमेरिकी पासपोर्ट का हामिल न हुआ। हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर मुझे वीज़ा नहीं दिया गया। तो 1999 में, यानी 1-2000 में मुझे पाकिस्तान का वीज़ा मिला, और वो भी इसलिए कि उस वक्त के प्रेसिडेंट मेरे दोस्त थे, उर्दू के शायर के तौर पर मुझे जानते थे, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत से प्रेसिडेंट्स जो है पाकिस्तान के, उनसे मेरे ज़ाती ताल्लुकात रहे, दोस्ती रही। तो मैं वहां पहुंचा, पहले लाहौर और फिर रावलपिंडी, और रावलपिंडी से मेरे साथ एक पूरा काफिला दोस्तों का, नसीर अहमद, नासिर, अली मोहम्मद फर्शी, ये सभी लोग जो है शामिल हुए। तो हम कारों पर, मैं अपने गांव पहुंचा, कोट सारंग, तहसील तरागंग, जिला उस वक्त का जिला अटक, आजकल का जिला चकवाल। सड़क के किनारे हमने कारों को छोड़ दिया और मैं दोस्तों की मैयत में पैदल चला अपने घर तक पहुंचने के लिए, कोई 8 मील के करीब गांव की गलियों में। और ये नज्म उस वक्त की पैदावार है। इसमें मैंने हवा को, धूप को, घर की दीवारों को, एक कंचा जिससे मैं खेला करता था और जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, उससे कहलवाया है कि मेरे वापस आने पर उनके क्या जज्बात थे। तो इसको अनुमान है नटखट की वापसी। जी। तंग पथरीली गली ने चौंक कर आवाज दी, शायद वही है। तंग पथरीली गली ने चौंक कर आवाज दी, शायद वही है। धूप जो आहिस्तगी से सीढ़ियां चढ़ती हुई बेदम सी शायद थक गई थी, एक लहजा रुक गई। क्या वाकई वो आ रहा है? जोफ की मारी हुई, जोफ इस बुढ़ापे की कमजोरी, जोफ की मारी हुई बूढ़ी हवा ने पोपले मुंह से कहा, मैं उसकी खुशबू सूंघ सकती हूँ, वही नटखट वापस आ रहा है। बूढ़े दरवाजों की आंखें बंद थीं, कुछ भी नजर आता नहीं, शायद वही हो। बूढ़े दरवाजों की आंखें बंद थीं, कुछ भी नजर आता नहीं, शायद वही हो। उसके बचपन का खिलौना दोस्त, एक कंचा जो पिछले 60 वर्षों से मनो मिट्टी के नीचे सो रहा था, कल बुलाकर चीख उठा, अलमदद, कोई मुझे बाहर निकालो। हाँ वही है, धूप बोली। हाँ वही है, धूप बोली। पर वो बच्चा जिसको मैं पहचानती थी, आने वाले मर्द के दिल में कहीं गुम हो गया है। बूढ़े दरवाजों ने आंखें खोल दी, पहचानते हैं हम इसे, लड़का वही है, बाप की मानंद लंबा हो गया है। वाह, वाह। तंग पथरीली गली बोली,
मैं कितनी पीढ़ियों से नन्हे कदमों के बड़े होते हुए सब नक्श अपने जिस्म पर संभाल कर रखती रही हूं। तंग पथरीली गली बोली, मैं कितनी पीढ़ियों से नन्हे कदमों के बड़े होते हुए सब नक्श अपने जिस्म पर संभाल कर रखती रही हूं। कुलबुलाता, चीखता, कंचा, मनो मिट्टी के नीचे रो दिया, मैं कैसे निकलूं? और फिर बूढ़ी हवा जो दम बखुद सी सांस रोके हुए, और फिर बूढ़ी हवा जो दम बखुद सी रुक गई थी, लड़की उसी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आओ जरा देखे, तुम्हारे बाल, चेहरा, गाल, आंखें तो वही हैं। इतनी मुद्दत तक कहाँ गुम हो गए थे? अब कहो आया करोगे? वाह 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 वाह, बहुत बहुत क्या बात, नई बात सुन लें। कहाँ गई? एक तो मुसीबत ये है कि हाँ, ये मेरी बच्ची पूछती है, मैंने अपनी बेटी के बारे में बहुत सी नज़्में लिखी हैं। जी इरशाद। मेरी बच्ची पूछती है, मेरी बच्ची पूछती है, ये जो एक तस्वीर है अखबार में बच्चे की पापा, इसके पांव ही नहीं है, किसने इसके पांव काटे हैं बताओ? मेरी बच्ची पूछती है, ये जो एक तस्वीर है अखबार में बच्चे की पापा, इसके पांव ही नहीं है, किसने इसके पांव काटे हैं बताओ? 5 बरसों की मैं इस मासूम बच्ची को भला कैसे बताऊं? कौन थे वो जंग के ताजर, व्यापारी कज़ा के, कज़ा का मतलब मौत है, कौन थे वो जंग के ताजर, व्यापारी कज़ा के, गांव गांव घूमकर जो रास्तों, पगडंडियों, खेतों की मंडेरों के अंदर मौत को दफना गए थे, और सांपों की तरह ये मौत कुंडली मारकर बैठी रही थी। कब कोई चरवाहा रेवड़ हाँकता गुजरे, कोई हलदर चले खेतों की जानिब, या कोई बच्चा उछलती गेंद को पकड़े तो ये फुंकार कर उसको दबोचे। आपको महसूस हुआ कि ये क्या है? जी, ये जमीन दोज बम होते हैं जो छोड़ जी जी समझ। गांव गांव घूमकर जो रास्तों, पगडंडियों, खेतों की मुंडेरों के अंदर मौत को दफना गए थे, और सांपों की तरह ये मौत कुंडली मारकर बैठी रही थी। कब कोई चरवाहा रेवड़ हाँकता गुजरे, कोई हलदर चले खेतों की जानिब, या कोई बच्चा उछलती गेंद को पकड़े तो ये फुंकार कर उसको दबोचे। हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारी ही तरह ये मासूम, ये लड़का उछलती गेंद के पीछे लपकता इस जगह पर आ गया था, और खाबीदा कज़ा, कज़ा मौत, खाबीदा सोई हुई, और खाबीदा कज़ा बेदार होकर आतिशी गोले की सूरत फट गई थी। कौन है ये जंग के ताजर, व्यापारी कज़ा के? एक लम्हा सोचकर बच्ची मेरी फिर पूछती है, और मैं खामोश रहता हूं कि मेरे पास अब कहने को कुछ बाकी नहीं है। वाह 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 वाह। मैं आपको एक और रंग भी सुना देता हूँ। जी एक और सुना दे फिर। ये मेरी बच्ची के बारे में है। जी शायद। ओक में ओस,
शबनम अपने ओक में उठाना, पत्तों से एक एक कतरा लेकर, उसी को संबोधित है, मुखातिब की गई है बच्ची को। आजकल मेरी ये बच्ची 55 बरस की है, ये सोचिए कि मैं 90 बरस का हूँ। माशाअल्लाह, सेंचुरी पूरी जरूर कीजिएगा। जी हाँ, और मुझे लिखते हुए 70 बरस हो गए हैं। 20 बरस मेरी पहली किताब उर्दू में अफसानों को मजमूआ जीने के लिए 20 बरस की उम्र में छपी। 70 बरस मुझे लिखते हुए हो गए हैं, और खुदा ही जानता है कि मेरी कुल कितनी किताबें हैं। 47 के करीब होंगी, 3 जबानों में, अंग्रेजी में, उर्दू में और हिंदी में। ओक में ओस, उस बरस तुम जिंदगी की 6 बहारें जी चुकी थी। याद है तुमने कहा था, मैं अगर लड़की ना होती तो मैं एटलस की तरह दुनिया को कंधों पर उठाकर अंत से बेअंत तक उड़ती खला में, अंत और बेअंत तो शायद नहीं, कुछ इस तरह के लफ्ज़ी थे। जामिया यूनिवर्सिटी, जामिया के बाटनी शोबे के पाई बाग में हर सुबह उठकर घूमने जाते थे अक्सर बाप बेटी। पत्तियों से ओस के कतरों को अपने हाथ की उजली लकीरों पर सजाकर एक दिन तुमने कहा था, फेरी बुक में लिखा है, ओस पीकर हम किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं खुद को। एक दिन तुमने कहा था, फेरी बुक में लिखा है, ओस पीकर हम किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं खुद को। क्या बनोगी, मैंने पूछा था। मर्द, लड़का, ताकि मैं दुनिया को कंधों पर उठाकर उड़ सकूं। कुछ और भी क्या, मैंने पूछा था। हाँ, किसी तितली के पीछे दौड़ में मसरूफ तुमने दूर से आवाज दी थी, वो नहीं तो एक तितली। हाँ, किसी तितली के पीछे दौड़ में मसरूफ तुमने दूर से आवाज दी थी, वो नहीं तो एक तितली। उस सुहानी सुबह तुमने वाकई अपनी हथेली पर सजे संवरे हुए शबनम के कतरे पी लिए थे। इस बरस तुम जिंदगी की और भी कितनी बहारें जी चुकी हो। अब यही विश्वास होता है कि तितली की तरह उड़ना तुम्हारे हाथ की उंगली लकीरों में नहीं था। वाह वाह वाह। बस तुम और भी, अब यही विश्वास होता है कि तितली की तरह उड़ना तुम्हारे हाथ की उजली लकीरों में नहीं था, इसलिए लड़का न होकर भी तुम्हें दुनिया को कंधों पर उठाए बोझ ढोना पड़ रहा है। वाह वाह वाह, बहुत। इसलिए लड़का न होकर भी तुम्हें दुनिया को कंधों पर उठाए बोझ ढोना पड़ रहा है। याद है तुमने कहा था, ओ स्पीकर, हम किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं खुद को। वाह वाह। डॉक्टर साहब, अब ज्यादा सदारती कलमात से नवाजें कुछ। बहुत अच्छी नज़में वो, उनका मेरे ख्याल से आगे कुछ प्रोग्राम और है अनूप साहब का, तो चंद कलमात से नवाजें, फिर हम लोग चले। चंद कलमात किस बारे में? अरे सदारती कलमात, सबको दुआएं दीजिए। फिर कहिए। सदारती कलमात। वाह वाह वाह, मैं बाद में बोलूंगा, आप जारी रखिए सर। ये नहीं तो ये तो खत्म हो गया सब, जारी रखिए ना, फिर मैं बाद में बोलूंगा। क्या चीज जारी रखूं? आप आखिरी थे, अब खत्म, ये प्रोग्राम एंड हो रहा है, इख्तिताम को पहुंच गया। यूं है कि इस पेंडेमिक ने कम से कम ये तो हमारे सामने एक
तहरीक सी पेश कर दी है कि हम लोग बैठकर अपने अपने घरों में एक दूसरे को सुन सकते हैं जी, देख भी सकते हैं जी। और मेरे लिए तो इस उम्र में ये बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि मैं वैसे भी मुशायरों में नहीं जाया करता था जी। मैं किताबों और रसालों का लिखारी हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। जब भी जाता था आप बुला लेते थे तो चला जाता था। जी जी, मोहब्बत आपकी जी। जी हाँ, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होती थी, क्योंकि मुशायरे में जो ख्वातीन और मर्द लोग भी आते थे वो लगभग प्रोफेशनल होते थे। उनकी शायरी में वो नहीं बात थी। यानी ये जो मैंने नज़में दो सुनाई, ये मुशायरे की नज़में नहीं है, ये हमारी महफिल की नज़में हैं जी। जैसे हम दोस्त एक ही कमरे में बैठे हुए एक दूसरे को सुन रहे हैं, ये उनके लिए हैं। या ये रसालों में, किताबों में पढ़ने वाली नज़में हैं। बिल्कुल। बहरहाल मैं और कुछ ना कहता हुआ फिलहाल यही कहूंगा कि मेरे लिए ये बहुत ही खूबसूरत मौका था जो आप लोगों ने मुझे फराहम किया। हमारे लिए वो बड़ी अच्छी बात थी। नहीं, मैं अब उस उम्र में हूं कि जिसमें किसी वक्त भी मैं चला जा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे खुशी होगी कि मैं अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर जी कर, मुझे याद है कि 90 बरस की उम्र थी तो मैंने एक छोटा सा शेर कहा था कि 900 बरस जिया हूं मैं 90 बरसों में, मुझसे मेरी लंबी उम्र का राज न पूछो, मुझसे मेरी लंबी उम्र का राज न पूछो, 900 बरस जिया हूं मैं 90 बरसों में। वाह वाह वाह। तो ये 900 बरस जो मैंने जिया है उसकी ये अंतिम मंजिल है। नहीं, आप 100 बरस जिएंगे कम से कम, फिक्र मत करें। हम लोग दुआ करेंगे आपके लिए और आप हमें दुआएं देते रहिए बस। अब्दुल्ला साहब, खूबसूरत बात ये है कि ये हर रोज मुझे एक फोन करते हैं कि इनका वादा है, और जिस दिन फोन नहीं करते उस दिन मुझे तसल्ली नहीं होती। चलिए, मोहब्बत आपकी याद रखते हैं। तो अनूप साहब। जी सर, जी सर। बहुत, अब हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर के हम लोग फिर जब बंद कर लिए तो फिर दूसरा काम करें। इस वक्त शबाब पर है, इस वक्त ये महफिल शबाब पर है। नहीं, अब मतलब नहीं, इनको अब उसमें से काट ही करके 1 घंटे का प्रोग्राम बनाना है और आगे अभी इनको और शायद रिकॉर्डिंग करनी है, इसलिए हम लोग बंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तमाम लोग जो इसमें हैं, बहुत लोगों को तो मैंने आधे घंटे की नोटिस दी थी, किसी को इनकी मोहब्बत कि वो आ गए, और वाकई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं एक और प्रोग्राम में था, तो मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मेरे सारे दोस्त काम आ गए इस वक्त, और बहुत अच्छी महफिल रही वैसे। इसके बावजूद कि इसमें वाशिंगटन वाले ज़्यादा शामिल हो गए थे, इन्हीं लोगों का तो 4-5 आदमी से हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर बैठे रहे। दोस्तों को आदाब। अच्छी बात है, अब बंद कर दीजिए भाई। जी जी, बहुत शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके पास लिंक पहुंच जाएगा इसको देखने के लिए। जी अच्छा, करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। चलिए, खुदा हाफिज। और आपका करें प्रोग्राम के लिए वी आर विशिंग यू बेस्ट। ये बहुत अच्छी बात है। वो मेरा ख्याल से टैगोर के नाम से जुड़ी हुई तो और अच्छी बात है। खुदा।